नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर अब यहाँ से स्टार्ट होता है। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। यकीन मानिए, आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, इंडिया के कोई भी एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हो, चाहे ग्रुप डी से लेकर के आप पीसीएस के एग्जामिनेशन की बात कर ले, यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे एमपी पीसीएस का कोई भी स्टेट का कोई भी लेवल तक, चाहे एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जामिनेशन, यहाँ से ये चार जो आपके जो टॉपिक है, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो मेरे भाई, ये पार्ट को मैं मौर्य काल को मैं दो पार्ट में कवर करूँगा और काफ़ी डिटेल डिस्कशन करते हुए, स्टोरी वे में चीज़ों को समझते हुए हम लोग बातें करेंगे। ये पार्ट 1 मैं यूट्यूब पर छोड़ दूंगा अपलोड। जो मित्र मेरे भाई अभी तक बाय नहीं कर पाए, परचेस नहीं कर पाए किसी भी कारणवश से, तो मैं इस एक पार्ट को मैं यूट्यूब पर भी छोड़ूंगा और बाकी जितनी भी कंप्लीट है वो आपको एप्लीकेशन में, जितने लोगों ने कोर्स को परचेस किया है वो आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन से देख सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, आप लोग यहाँ से इस कोर्स को ले सकते हैं। 25% ऑफर अभी मैंने दिया है, बहुत ही कम प्राइस में प्राचीन भारत का इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक डिटेल वे में पीसीएस लेवल तक हर एग्ज़ाम को कवर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ तक कि मेंस को भी लिखने की आपकी समझ काफ़ी अच्छी क्रिएट हो जाएगी। तो बातें करते हैं हम लोग आज की मौर्य काल की। तो भाई देखो, मौर्य काल से पहले हमने जो बात की थी कि कई सारे वंश हमने देखा था। सबसे पहले वंश हमने देखा था कि भारत में जो सबसे पहले वंश की स्थापना हुई थी, हर्यक वंश, जिसने क्या किया था कि अस्थाई सेना को रखना स्टार्ट किया था, ठीक है। शिशु नागवंश आए, उसके बाद नंद वंश आए। तो नंद वंश में हमने देखा दो महान शासक, महापद्नंद और घनानंद। घनानंद के शासन के टाइम पर देखिए, ये चीज़ों को मैं बस कनेक्ट करना चाह रहा हूँ मौर्य काल से, किस तरह से मैं आपको ताकि चीज़ें समझा सकूँ और भी अच्छे से। तो घनानंद जब शासन कर रहा था तो इसके समय क्या हुआ था, कई सारे विदेशी आक्रमण भी हुए थे। इन विदेशी आक्रमण में, और अगर सबसे पहले पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण करने वाला कौन था, तो याद रखिएगा ईरान का एक राजा था डेरियस प्रथम, जिसने 516 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था भारत में। लेकिन जस्ट इसके बाद ही घनानंद के समय ही सिकंदर 326 ईसा पूर्व में क्या करता है। देखिए, एक चीज़ को पहले समझिए, ये जो सिकंदर था पूरे विश्व विजय, मतलब कि ऑलमोस्ट पूरा विश्व विजय कर लिया था, हर एक विश्व के क्षेत्र पे अपना विजय हासिल कर लिया था। अब इसका जो इसका अगर बोल रहे तो इसका नेक्स्ट टारगेट भारत के ही ऊपर ही था। ये पूरा हिमालय वाला जो क्षेत्र, हिंदू कुश वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं कश्मीर में, वहाँ का तक्षशिला वाला जो पार्ट, मतलब जो अब पाकिस्तान में है, इसने तक्षशिला के जो राजा आम्बी पर आक्रमण किया था और उससे युद्ध भी किया था। और ये युद्ध काफ़ी ज़्यादा फेमस युद्ध भी था, आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हाइडेस्पिश युद्ध मैंने बताया था झेलम नदी के किनारे। और ये राजा जब युद्ध करते सिकंदर, तब इनको पता चलता है कि भारत में जो राजाएं हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत राजा हैं। यहाँ इनकी जो सैनिक हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये जैसे युद्ध को यहाँ से विजय करते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जो जहाँ पे आपका जो ये ब्यास नदी अगर यहाँ से बह रही है, तो इधर वाला जो क्षेत्र था जहाँ पे नंदवंश, जहाँ पे घनानंद शासन कर रहा था, तो सिकंदर जो है ये वापस यहाँ से लौट जाता है। इसकी बात अगर हम कर ले, क्योंकि जब सिकंदर यहाँ पे तक्षशिला वाला जो क्षेत्र को जीत लेता है, तो उसे इतना तो एहसास हो जाता है कि भारत में जो यहाँ पे शासन कर रहा जो राजा, वो इतने कोई हल्के राजा नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा इनका साम्राज्य में विस्तार भी है। तो सिंपल सी बात, इनके पास सैनिकों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये एक डर के कारण जो होता, सिकंदर ये वापस यहाँ पे भारत पे आक्रमण नहीं करके वापस ये रिटर्न हो जाता है। तो ये चीज़ जैसे पता चलती है घनानंद को, तो घनानंद, एक बात तो याद रखिए, जो घनानंद से जो वहाँ की जनता थी ऑलरेडी पहले ही परेशान थी, क्योंकि परेशान होने का पहला रीज़न ये था कि इन्होंने जनता के ऊपर कई सारे टैक्सेस, कर प्रणाली बहुत ही ज़्यादा लगा रखे थे। और ये कर प्रणाली इस सिकंदर के वापस लौटने, यानी कि जो इनके घनानंद से डर कर वापस लौट गए थे, तब घनानंद इस खुशी में, मतलब सिंपल सी बात है कि अब मैं इतना बड़ा राजा जो पूरा विश्व को विजय कर रहा था सिकंदर, वो मेरे से डर करके वापस यहाँ से चला गया, तो वो जनता के ऊपर और भी कई तरह के टैक्सेस लगाने लगे और पैसे वसूल करने लगे, जिससे जनता और नाखुश हो गए। तो एक यहाँ पे घनानंद के दरबार में काफ़ी सारी पार्टियाँ चल रही थी, और घनानंद जो था जो ब्राह्मणों से थोड़े से उनके पटते नहीं थे, या फिर उनको ब्राह्मण पसंद ही नहीं थे। तो इनके पार्टी में दरबार में चाणक्य भी आते हैं। चाणक्य जो ब्राह्मणों का हेड था,
चाणक्य जो ब्राह्मणों का हेड था वो आते हैं, और जब ये आते हैं इनके पार्टी में घनानंद, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं क्योंकि इनको ब्राह्मण पसंद ही नहीं थे। तो चाणक्य को अपनी बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो अपने टीक बांधते हैं, आपने टीवी में भी देखा होगा, और वो ठान लेते हैं कि जब तक मैं इस घनानंद को इस सिंहासन से उतार ना फेंकूँ तब तक मैं इस टीक को खोलूँगा नहीं। तो कई बार चाणक्य घनानंद के ऊपर हमला करेंगे। अब सोचिए, इतना बड़ा शासन साम्राज्य का जो राजा घनानंद को क्या चाणक्य अकेले, इसके पास इतने सैनिक, इतने हाथी, इतने घोड़े थे, क्या इसको पराजित करना इतना आसान काम था चाणक्य को? नहीं था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा वो निराश भी था। तो कई बार वो आक्रमण किए लेकिन निराशा हाथ लगी, विफलताएं हाथ लगी। वो एक बार रात में जंगल की और रात की नहीं थी, बात दिन की है। वो जंगल में जा रहा था, टहलते टहलते उसने देखा कि कई सारे बच्चे चोर सिपाही की खेल खेल रहे थे, जिसमें से जो राजा का रोल जो अदा कर रहा था वो चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त जो राजा था बना हुआ था, वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा था वहाँ पे राजा का। तो ये देख चाणक्य को भाग गया और चंद्रगुप्त के माता पिता से जाकर मिला और उनको कहा कि मैं आपके पुत्र को अपने साथ रखना चाहता हूँ, उनको मैं पढ़ाना लिखाना सब कुछ, मैं सारी चीज़ें करूँगा। तो वो समझ गया था चाणक्य कि ये जो चंद्रगुप्त है, ये जो है मेरी मदद, इसको जो मैं अपने मतलब कि राजा बनाऊंगा, क्योंकि जो चंद्रगुप्त था वो ब्राह्मण नहीं था, और चाणक्य क्या था, ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण गद्दी पे बैठ नहीं सकते थे, इसीलिए चंद्रगुप्त को वो लेकर के गए, पढ़ाए लिखाए, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करवाए उनको पूरे युद्ध में, जैसे कि किस तरह से युद्ध करनी है, पूरी की पूरी जैसे होती है ना ट्रेनिंग, वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग चाणक्य ने उनको दी थी। और फिर दोनों मिल करके उनके घनानंद के ऊपर हमला किए, लेकिन फिर से उनको विफलताएं हासिल हुई। तो फिर एक बार वो लोग जंगल की ओर जा रहे थे, तो वो जंगल में देखते हैं कि रात्रि के समय थी, और वहाँ जंगल में छोटी सी झोपड़ी, जहाँ पे 4-5 बच्चे एक लाइन से बैठे हुए थे, और एक महिला उनको खाने मतलब खिचड़ी उनके प्लेट में दे रही थी, और खिचड़ी काफ़ी गर्म थी। तो जैसे ही एक बच्चा खाने के लिए उस खिचड़ी को बीच हाथ में डालता प्लेट में, तो उसकी हाथ जल जाती है। हाथ जलना मतलब नॉर्मल सेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे गर्म चीज़ को आप छू देते हैं। तो वो महिला उनको बोलती है कि क्या तुम भी चाणक्य हो गए हो? ये बात चाणक्य जैसे सुनता तो उसका फ्यूज पूरा उड़ जाता है कि यार ये चाणक्य मेरे नाम को लेकर के यहाँ पे क्यों बातें की जा रही है, खिचड़ी गर्म है, हाथ उसने डाला है। तो बोलती है वो महिला कि जैसे चाणक्य इतने बड़े महान शासक घनानंद, नंदवंश के राजा घनानंद को हराने के लिए बीच में जाकर के वार युद्ध कर रहा है, उसी प्रकार तुम गर्म खिचड़ी को खाने के लिए बीच प्लेट में हाथ डाल करके खाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? किनारे से उसे क्यों नहीं खा रहे हो, ताकि तुम ईजिली उस गर्म खिचड़ी को खा सको। ये बात सुनते ही चाणक्य पूरा का पूरा एकदम, जैसे नहीं बोलते हैं कि एकदम मतलब कि एक ये हो जाना कि अचानक से कि यार ये चीज़ मेरे माइंड में क्यों नहीं आई, और चाणक्य समझ गया कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। चाणक्य इसी नीति को अपनाते हुए वो वापस जाता है नेक्स्ट डे से, फिर से अपनी एक चाणक्य नीति जो फेमस है वो बनाता है। और जैसे कि घनानंद का जो साम्राज्य, हम यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा घनानंद का क्षेत्र है। पहले क्या करता था, आक्रमण बीच में ही करता था, जहाँ पे घनानंद था और उसके पूरे सेना, हाथी जितने भी थे, उनके हथियार वगैरह सारे थे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे चाणक्य जीत हासिल नहीं कर सकती। तो इसने चाणक्य नीति अपनाई। इसने सबसे पहले क्या किया, ये जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है, यहाँ पर सबसे पहले इस किनारे के राजाओं को क्या किया, कुछ षड्यंत्र रचा, कुछ राजाओं को अपनी ओर ले लिया और वहाँ से पूरी जानकारी हासिल किया। वहाँ की सेना को फिर से पराजित करते हुए धीरे धीरे इस पूरा एरिया को अपने अंदर लेते हुए पूरे फिर से क्या हुआ, घनानंद पे वार किया, हमला किया, आक्रमण किया और घनानंद को पराजित किया। ये जो सेशन अभी तक मैंने जो बताया, ये एक स्टोरी वे में चीज़ें समझाने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आए कि मौर्य काल कैसे एंट्री हो रहा है यहाँ पे। तो आपने देखा जो नंद वंश चल रहा था अब मौर्य वंश में कैसे कन्वर्ट होगा, चाणक्य नीति के कारण ही। और यहाँ पे जैसे ही इसको विजय हासिल करेगा चाणक्य, और यहाँ पे फिर अपना मौर्य वंश की स्थापना जो करेगा, और यहाँ पे जो सिंहासन पे बैठेगा कौन, वही चंद्रगुप्त, और मौर्य वंश की स्थापना करेगा। और ये पूछा जाएगा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य था। तो अभी मैं पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई है और सारी चीज़ें नोट्स यहाँ पे डाउन है, आपका सारा नोट डाउन आप यहाँ से कर लीजिएगा। PDF एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी आपको, आराम से, परेशान नहीं होना है। ऑलमोस्ट इसका मैंने PDF भी अपलोड कर दिया है। तो
अब ये चीज़ें देखिए, यहाँ से अब जो है नोट से तो आपके पीटी के सवाल सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मेंस में जब आपको लिखना होता है तो कुछ चीज़ें आपको अपने तरफ से भी कुछ ऐड ऑन करना होता है, तो इसलिए इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि मौर्य काल की हमें जानकारी मिली कहाँ से। जो अभी हमने मौर्य काल की बातें की है, अभी हमने आपको जो कहानी सुनाई खिचड़ी वाली, ये सारी कहानी कहीं से तो लिखी हुई की, तो मुद्रा राक्षस नामक की किताबें हैं। अभी मैं और भी आऊँगा वहाँ पे, तो मैं कुछ चीज़ें अभी पहले बात कर दूँ। सबसे पहले कुछ टर्म्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक चीज़ होता है अभिलेख, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी अभिलेख के बारे। उसके बाद आपने स्तंभ लेख सुना होगा। देखिए क्या करते थे ना पहले का टाइम पे, यानी कि अभी हम लोग जो बात करें मौर्य काल में, कोई उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था, कोई न्यूज़ चैनल नहीं हुआ करता था, कोई न्यूज़पेपर नहीं हुआ करता था, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था कि न्यूज़ अपडेट हुआ करे या यहाँ पे चीज़ें बताया जाए कि इसने ये किया, उसने वो किया था, ये राजा ने ये किया था, वो राजा। तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमने क्या किया? तो उस समय क्या किया जाता था, जो चट्टाने होते थे उनको काट काट करके क्या करते थे, वहाँ पर लिपिबद्ध कर दिया जाता था, लिख दिया जाता था कि इस राजा ने यहाँ पर ये काम किया। कोई झील का निर्माण किया है तो वो लिख देंगे, कोई महल का निर्माण किया है तो वो लिख देंगे, किसी भी तरह की कोई भी कार्य किए हैं तो वहाँ पर वो लिख देंगे, वो चट्टान को काट करके। तो इसे हम क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। तो क्या बड़े बड़े जो चट्टानों को काट करके जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा राजाएं लिखते, तो उसको हम लोग कहते हैं वृहद शिलालेख, यानी कि बड़ा शिलालेख। और जब छोटे छोटे चट्टानों को काट कर जब लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं लघु शिलालेख। और एक होता है स्तंभ लेख, ठीक है। स्तंभ लेख क्या हो गया, देखिए स्तंभ लेख वो लेख क्या होता है जहाँ पर चट्टानें नहीं होती, जैसे कि मैदानी वाला क्षेत्र, जैसे कि आप बिहार आ जाइए, यूपी आ जाइए, यहाँ पे बड़े बड़े चट्टान पहाड़ तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चट्टानें नहीं तो कैसे यहाँ पे अब क्या करते थे ये लोग, स्तंभ बनाते, पिलर होता नहीं बहुत बड़ा, मतलब कि 80 90 100 फीट का स्तंभ बना देते थे। और ऊपर में यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्या करते थे, लिखवा देते थे कि यहाँ पे मैंने ये रोड बनवाया था, ये राजा ने बनवाया है। यहाँ पे कोई झील का निर्माण किया है तो यहाँ पे मैंने ये चंद्रगुप्त ने बनाया है, अशोक ने बनाया है, बिंदुसार ने बनाया। अब आप सोचोगे भाई ये क्या बता रहे हो तुम, तो यार यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। 14 अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, कहाँ कहाँ से ये स्तंभ लेख हैं, उड़ीसा में कहाँ से मिले थे आपको, बिहार में कहाँ से मिले हैं, यूपी में कहाँ से मिले हैं, तक्षशिला में कहाँ से मिले हैं। तो ये पहले तो समझ लें कि अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख होते क्या है। उसके बाद आपको एक मिलेंगे गुफा लेख, गुहा लेख या फिर गुफा लेख। क्या होते थे, कहीं बहुत सारी गुफाएं होते थे, गुफाओं को काट करके, ठीक है, गुफाओं को काट करके क्या किया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों को वहाँ पे छेद कर दिया जाता था और उन पे क्या किया जाता था, कुछ चीज़ की वहाँ पे चित्रकला कर दिया जाता था, चित्रशैली बना दिए जाते थे कि यहाँ पे उस चित्रकला को आपको देखकर समझ में आ जाता था कि अच्छा यहाँ पर पहले इस ज़माने पे यहाँ पे कुछ झील हुआ करते थे, या फिर यहाँ पे कोई अगर कोई मनुष्य के डांस करते हुए कोई शेप में चीज़ें बनी होती, यहाँ से समझ में आ जाता था कि यहाँ पे लोग जो होते थे पहले डांस का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। मतलब बहुत तरह की चीज़ें वहाँ के जो शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, वृहद शिलालेख से आपको हम सभी को आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। अगर कहीं इन्होंने कोई युद्ध किया है तो वो भी लिखवा देते थे कि मैंने कलिंगा पे युद्ध किया था, जब कलिंग में युद्ध कर रहा था तो उसका नाम क्या था, वो पूरा का पूरा चीज़ वो स्तंभ लेख में ही लिखी हुई रहती थी। और यहाँ पे जो लिखी हुई रहती थी, यहाँ पे 2 तरह की लिपि बद्ध हुआ करती थी, मतलब 2 तरह की लिपियाँ यूज़ हुआ करती थी। एक तो थी आपकी खरोष्टी लिपि और एक थी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि क्या, देखिए खरोष्टी लिपि वो होता है कि जैसे कि मुझे जब भी आप देखोगे तो इधर से मैं लिखता हूँ, यानी कि बाएं से दाएं, इधर से बाएं से दाएं में लिखता हूँ, फिर यहाँ से बाएं से दाएं। कभी मुझे आपने नहीं देखा होगा ऐसे लिखते हो, या फिर आप लोग भी कभी इधर से ऐसे करके इधर से ऐसे नहीं लिखते। तो खरोष्टी लिपि क्या होती है, दाएं से बाएं लिखे जाते थे, ठीक है, दाएं से बाएं इधर से। और ब्राह्मी लिपि कैसे लिखे जाते थे, इधर से लिखते, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, वही लिपि ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि ये अभिलेख, जैसे रुद्र, जैसे कि अगर आपको एक सिंपल से बोल दिया जाए कि गिरनार में जो अभिलेख मिली गई उसमें कौन सी लिपि यूज़ की गई थी, या फिर शहबाजगढ़ी में, या फिर मनसेहरा में, या फिर कालसी में जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पे कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था, खरोष्टी लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी इतना तो समझ में आ गया कि अभिलेख क्या होते हैं, शिलालेख क्या होते हैं, वो क्यों लगाए जाते थे, क्यों गाड़े जाते थे। अभिलेख जहाँ पे चट्टान नहीं होते तो वहाँ पे क्या करते थे, स्तंभ लेख का यूज़ करते थे। वहाँ पे क्या करते थे, राजाओं वहाँ पे लिख देते थे, लिपिबद्ध कर देते थे। और जो लिपिबद्ध किया जाता था 2 तरह की लिपियाँ होती थी, एक होती थी खरोष्टी लिपि, एक होती थी ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी लिपि क्या हो गया आपका, खरोष्टी लिपि हो गया दाएँ से बाएँ, और ब्राह्मी लिपि क्या हो गया आपका बाएँ से दाएँ।
इतना क्लियर है? पूरा समझ में आएगा भाई, एकदम परेशान नहीं होना। अगर नहीं आया समझ में तो फिर आप हमें कहिएगा, अंत तक वीडियो होते होते आपको पूरी की पूरी चीज़, पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले पूछा जाता है यहाँ से, आपके पुस्तकें इंपॉर्टेंट जो बुक्स एंड ऑथर आप पढ़ते हैं यहाँ से काफ़ी सारे आपको क्लियर भी हो जाएंगे आपके सवाल। तो हमें मौर्य काल की जानकारी का जो स्रोत हमें मिला है, दो तरह के स्रोत मिले, एक तो बुक से और एक अभिलेख से। बुक से बहुत, जब हमने बुक पढ़े तो हमें बुक से पता चल गया मौर्य काल के बारे में, और बहुत सारे अभिलेख, अभी मैंने बोला ना अभिलेख से हमें जानकारी मिली कि इस राजा ने कौन सी झील बनाए, उस झील को जब बनाया तो वहाँ का गवर्नर कौन था, या फिर वहाँ पर कोई रोड का निर्माण हुआ तो उस रोड का निर्माण किस राजा ने करवाए। बहुत तरह की चीज़ें अभिलेख से जानकारी मिली। तो जो चीज़ें हमें बुक से जानकारी मिलती है उसे हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, और जब हमें अभिलेख से जानकारी मिलती है उसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। क्लियर है मेरे भाई? ये दो सिस्टम यहाँ पे क्लियर है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला स्रोत, साहित्यिक स्रोत से जो हमें जानकारी मौर्य काल की जो मिली है। पहला जो स्रोत था चाणक्य, जो कौटिल्य, जो उसका गोत्र था कौटिल्य, या फिर हम इसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इनके द्वारा एक रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये एक राजनीतिक ग्रंथ है, याद रखिएगा, या राजनीतिक ग्रंथ है। ऐसे भी पूछा गया सवाल है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे, राजनीतिक से संबंध है या फिर किससे संबंध है, तो याद रखिएगा ये एक राजनीतिक ग्रंथ है। तो इस अर्थशास्त्र पुस्तक से भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा अर्थशास्त्र जो पुस्तक है या फिर ये जो साहित्यिक है, इसके रचयिता कौन है, चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त है। नेक्स्ट, विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, जो मैंने कहानी अभी आपको बताई, ये सारा कहानी इसी मुद्रा राक्षस किताब में है। नेक्स्ट, कुछ विदेशी यात्री जो थे मेगस्थनीज, इनके जो पुस्तक थे इंडिका, इनके द्वारा लिखित, मेगस्थनीज के द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक में भी मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। और इसके बाद हमारे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ के भी कई सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि जातक ग्रंथ, दिव्यावदान ग्रंथ, दिग्गज निकाय, इससे भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिली है। जैन ग्रंथ के कल्पसूत्र, ये पुस्तक है, देखिए ये पूछा जाएगा, देखिए कैसे यहाँ से आपके सवाल बनेंगे, समझिए। पूछा जाएगा जातक का संबंध है, जातक ग्रंथ का संबंध है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, या इनमें से कोई नहीं। तो जातक ग्रंथ किस ग्रंथ का, कौन से धर्म का ग्रंथ है, तो भाई बौद्ध धर्म के ग्रंथ है ये जातक, दिव्यावदान, दिग्गज निकाय। ठीक है। जैन ग्रंथ का आपका संबंध कल्पसूत्र से, यानी कि कल्पसूत्र एक ग्रंथ है, इस किस धर्म से संबंध रखता है, तो जैन से संबंध रखता है। नेक्स्ट, कल्हन द्वारा रचित एक राजतरंगिणी पुस्तक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो बहुत आपको यहाँ से, तो पहली चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि इसका स्रोत और इसके पुस्तक के नाम भी आपको याद रखने होंगे। और मैं दो चीज़ आपको और मैं बता दूँ, यहाँ पर आपसे और पूछा जाता है, एक कथा सरित सागर, याद रखिएगा, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है, तो सोमदेव है। ठीक है, सोमदेव है, इनसे भी मौर्य काल की जानकारी मिली है, नोट डाउन करिएगा। और नेक्स्ट एक है आपका महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य, इसकी रचना किसने की थी, तो पतंजलि ने रचना की थी। इस महाभाष्य पुस्तक से भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिली है। तो पूरा का पूरा पुस्तक यहाँ पे क्लियर हो गया। साहित्यिक स्रोत आपसे पूछा जाएगा कि कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक है, तो क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। विशाखदत्त द्वारा रचित पुस्तक क्या है, तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, तो विशाखदत्त है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इंडिका किसके द्वारा लिखित गई, तो मेगस्थनीज के द्वारा। जातक, दिव्यावदान, दिग्गज निकाय किस धर्म से संबंधित पुस्तक है, तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। पूछा जाएगा इस प्रकार की बौद्ध ग्रंथ के उस बौद्ध ग्रंथ का वो कौन सा ग्रंथ है जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन में देखिएगा जातक, दिव्यावदान या दिग्गज निकाय, इनमें से कोई ना कोई होगी। या फिर जैन ग्रंथ पूछा जाएगा तो उसमें से कल्पसूत्र आपको मिलेगा। और कल्हन के द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक से भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और अभिलेख तो हम लोग देखेंगे, ये पूरा अशोक का अभिलेख, रुद्रदामन, जूनागढ़ का अभिलेख भी हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश, मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण जो राजा हैं आपके, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के बारे में मैंने बता दिया आपको, अशोक को देखेंगे, बिंदुसार, और अंतिम राजा जो होते हैं आपके बृहदत्त। अब रेलवे में आपसे पूछा जाएगा मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा कौन थे, तो बृहदत्त। आपके सवाल निकल गए यहीं से, जी सवाल रहेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। तो पूछा जाएगा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। पहला सवाल ये हो गया। पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तीन राजाओं के बारे अब हम लोग पढ़ेंगे। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, इसी का पुत्र होता बिंदुसार, उसके बाद हम लोग अशोक को पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीन राजाओं को पूरे मौर्य वंश में पढ़ने हैं। और लास्ट में फिर हम लोग अशोक के पूरे अभिलेख को भी पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से हमें अभिलेख मिले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए।
तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य था। अधिकांश इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को पूछा जाता है ये कि कौन से कुल के थे, तो याद रखिएगा काफ़ी सारे इतिहासकार इनको क्षत्रिय मानते हैं। और इसकी पुष्टि भी जो होता है कहाँ से हुआ था, तो याद रखिएगा एक स्तंभ है, पूछा जाए कौन से अभिलेख में मिला है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्षत्रिय है, तो याद रखिएगा लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ। कहाँ है लोरिया नंदनगढ़? तो आपका उड़ीसा में है, याद रखना आपको, उड़ीसा में है। ठीक है ना, एक मिनट। लोरिया नंदन जो ये प्लेस है ये आपका बिहार में है, उड़ीसा में नहीं है। उड़ीसा में आपका धौली है, जौगढ़ है। तो पहला चीज़ यहाँ पे आपको क्या क्लियर हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का जो कुल क्या चीज़ था, तो क्षत्रिय कुल के थे। इसकी पुष्टि यानी कि ये हमें जानकारी कहाँ से मिलते हैं, तो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ से मिलती है। लोरिया कहाँ पे, ऐसे पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, रेलवे वगैरह यही सब तो पूछ लेगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सवाल कहाँ से। तो ये बिहार का प्लेस है लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो क्षत्रिय थे। इसके धर्म के बारे में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार याद रखिएगा इनको, बौद्ध जो धर्म के जो ग्रंथ है और जैन ग्रंथ यानी कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन से होंगे, यानी कि जैसे क्या आपको क्या जातक हो गए, दिग्गज वदान हो गए आपके, ये अभी जो मैंने आपको बताए थे बौद्ध धर्म के जातक, दिव्यावदान, दिग्ग निकाय, इन सारे पुस्तक में क्या लिखा गया है कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या है? क्षत्रिय है, ठीक है, क्षत्रिय है। जैन ग्रंथ के पुस्तक कल्पसूत्र में भी बोला गया है, लिखा गया है कि आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य वो भी क्या है, तो आपके क्षत्रिय है, ठीक है। ये पुस्तकों से हमें जानकारी मिली है। तो पूछा जाएगा मेनली कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कौन से कुल के थे? क्षत्रिय थे, शूद्र थे, या फिर ब्राह्मण थे, क्या थे? तो क्षत्रिय थे। इनके कुछ अन्य नाम भी है, उनको आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि सेंड्रोकोटस किसका नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, बिंदुसार किसका नाम था? तो याद रखना है सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और पालियोब्रोथस, ये जो थे किसके नाम है? तो चंद्रगुप्त के नाम ही है। लेकिन ये नाम कहाँ मिले? तो पहले यूनानी जो इतिहासकार थे, जो साहित्य जो लिखते थे किताबें, जो पूरे इतिहास को लिखे हैं यूनान के, वो लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम यूज़ किया सेंड्रोकोटस यूज़ किया। मतलब कि मेरे बारे किसी ने लिखा तो मेरा नाम अभिषेक यूज़ नहीं किया, मेरे लिए नाम यूज़ कर लिया सेंड्रोकोटस। तो मतलब सेंड्रोकोटस मतलब क्या हुआ? मैं ही हो गया। उसी प्रकार जो यूनानी साहित्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखे अपनी किताब में, उसने लिखा सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और पालियोब्रोथस। ये किसके लिए यूज़ किया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज़ किया गया। ये लेकिन हमें पता कैसे चला कि सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, पालियोब्रोथस ये जो नाम यूज़ किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही यूज़ किया गया? सर्वप्रथम किसने बताया था? सर विलियम जोन्स। ये नाम आपसे पूछा जाएगा किसने बताया था, तो सर विलियम जोन्स ने बताया था। ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये भारत का पहला राजा होगा। अभी तक आपने जितने भी राजाएं देखे उत्तर भारत में ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन ये भारत का पहला राजा, पूछा जाएगा भारत का वो पहला राजा कौन है जो दक्षिण भारत का विजय किया है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ही है। लेकिन इसमें भी याद रखिएगा कलिंगा वाला क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु वाला क्षेत्र अभी इंक्लूडेड नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य में। अभी अशोक आएगा और कलिंगा को जीतेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक जो है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए एकदम रखिए, फिक्स है, एग्जाम में यहाँ से सवाल बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए चंद्रगुप्त का साम्राज्य आप अगर देखोगे तो मैंने आपको बताया था यहीं से पामीर का पठार जाता है, ठीक है, ये पामीर का पठार भी है। और इधर आपका हिंदू कुश पर्वत है, यह कुनलुन श्रेणी था, यहाँ से जस्ट आपके काराकोरम लद्दाख जाकर निकला था, फिर इधर से हिमालय। तो जस्ट यहीं पे आप देखोगे, ये देख लो, अगर आप देखने की थोड़ी सी कोशिश करोगे तो चंद्रगुप्त का जो विस्तार था साम्राज्य का, ये पूरा का पूरा विस्तार था। यहाँ से लेकर के ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ से पूरा इधर का जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा चंद्रगुप्त का ही साम्राज्य था, ठीक है। ये देखिए ये पूरा एरिया चंद्रगुप्त का विस्तार देखिए कितना, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। लेकिन ये जो विस्तार आप देखोगे उड़ीसा, कलिंगा, इधर केरल, तमिलनाडु वाला क्षेत्र अभी इसके हाथ में नहीं था। लेकिन अशोक आएगा और ये वाला क्षेत्र को भी जीत हासिल करेगा और इसे अपने मौर्य काल में मिलाएगा। लेकिन अभी बस इतना आपको याद समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला क्षेत्र जो है केवल अभी चंद्रगुप्त मौर्य का है। तो सोचिए कितना बड़ा क्षेत्र में ये फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से, पूर्व में यहाँ से लेकर तक्षशिला से लेकर इधर आपका बंगाल तक, और इधर आपका गुजरात का सौराष्ट्र, यहाँ से यहाँ तक पूरा साम्राज्य का इसका विस्तार था, ठीक है। लेकिन याद रखना है केरल नहीं था, कलिंगा नहीं था, तमिलनाडु नहीं था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही ऑप्शन में आपको देंगे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त का प्रथम उल्लेख जो है, देखिए जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में है,
रुद्रदामन क्या है, देखिए रुद्रदामन को भी बस याद रखिए अभी, क्योंकि हम लोग जब भी शक वंश पढ़ेंगे आगे, वहीं पे शक वंश का एक प्रतापिक राजा हुआ करता था रुद्रदामन, उसने ही कई सारे अभिलेख लिखवाए हैं। तो उसी का एक जूनागढ़ अभिलेख में है लिखा हुआ है या फिर बताया गया है कि गुजरात के सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त ने पहली बार सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो पूछा जाएगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और कहाँ लिखा हुआ था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है कि गुजरात के सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त ने पहली बार सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कौन से अभिलेख में बताया गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। और कहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया, तो गुजरात के सौराष्ट्र में। ये फिक्स है आपके NTPC, ग्रुप डी, SSC का भी CHSL हो, CGL हो, JSSC में आपका पेपर हो, बिहार SI चाहिए, BPSC चाहिए, फिक्स। इस बस इतने लाइन से आपका फिक्स है ये सवाल। क्या पूछेगा, या तो पूछेगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, सुदर्शन झील कहाँ है, गुजरात। गुजरात नहीं देंगे, ये क्या करेंगे, सौराष्ट्र देंगे, काठियावाड़ इलाका। अगर ज्योग्राफी का क्लासेस आपने देखा होगा, कौन सा अभिलेख में मिला है, तो रुद्रदामन को जूनागढ़। तो 5 सवाल तो केवल यहाँ से बन सकती है, यही लाइन से आपके। नेक्स्ट, सर्वप्रथम इसने पूछा जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर सबसे पहले क्या किया था, किनारे से जीतना स्टार्ट किया था। यहाँ वाला क्षेत्र जैसे घनानंद यहाँ पे राजा शासन कर रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर रहे थे ये लोग, लेकिन हार जा रहा था। लेकिन खिचड़ी वाली कहानी, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करता है, किनारे से स्टार्ट करेगा ये जीत हासिल करना। तो सर्वप्रथम पूछा जाएगा, पहला क्षेत्र जो इसने जीता था, पंजाब क्षेत्र का विजय किया था। इसके बाद सिंध क्षेत्र को पराजित कर अपने अधीन किया था। ठीक है, खिचड़ी वाली कहानी समझ में आ रहा होगा। यानी कि ये वाला जो सिंध वाला जो इलाका है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से अगर आप आएंगे, थोड़ा सा मैप गलत बन गया, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो इलाका है, सबसे पहले ये वाला क्षेत्र विजय करता है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर सिंध वाला पूरा जीत हासिल करेगा तक्षशिला, उसके बाद फिर पूरा आपका मगध वाला क्षेत्र को ये जीत कर लेता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसने पंजाब क्षेत्र का विजय किया। पंजाब क्षेत्र मतलब आपको समझ में आ रहा है, अगर आप ज्योग्राफी का वीडियो देखा, ये पूरा पंजाब आपका, पाकिस्तान आधा और आधा इंडिया, 5 नदियाँ का जहाँ पे संगम है। 5 नदियाँ कौन कौन से मैंने बताया था, ठीक है, ज्योग्राफी के लेक्चर में। सर्वप्रथम इसने पंजाब क्षेत्र का विजय किया, इसके बाद सिंध क्षेत्र को पराजित कर अपने अधीन किया था। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम प्रांत को जीतने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ था। एक तो उत्तर प्रांत था, एक मध्य प्रांत था और एक दक्षिण प्रांत था। तो इसकी राजधानी भी आपसे पूछ ली जाती, तो याद रखिएगा, ये जो हो गया उत्तर प्रांत, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला थी। ये आपका मध्य प्रांत है, तो इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मध्य प्रदेश का अवंती यानी कि उज्जैन था। और ये आपका दक्षिण भारत, तो इसकी राजधानी दक्षिण प्रांत। ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रांत, उत्तर प्रांत की राजधानी तक्षशिला, मध्य प्रांत की राजधानी मध्य प्रदेश का अवंती उज्जैन हो गया। और दक्षिण भारत यानी कि दक्षिण प्रांत की राजधानी, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण प्रांत की राजधानी जो क्या थी, कर्नाटक की स्वर्णगिरी थी। याद रखिएगा, कर्नाटक का स्वर्णगिरी था, ये भी याद रखना आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। उत्तर पश्चिम प्रांत को जीतने के बाद, उत्तर पश्चिम प्रांत को जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने पूरा ध्यान मगध पर, मैंने बताया था मगध पर विजय लगाया, घनानंद को पराजित कर मगध पर विजय किया। ठीक है, ये वाला क्षेत्र सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं करके अब चाणक्य नीति अपनाया। सबसे पहले ये पंजाब वाला क्षेत्र को विजय किया, यहाँ के कई राजाओं के साथ षड्यंत्र रचा, कई राजाओं को अपने साथ मिला लिया और घनानंद के खिलाफ करके इस क्षेत्र को जीता। फिर ये क्षेत्र थोड़ा मैप में मैं ज़्यादा बड़ा बना दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना इलाका, ये वाला इलाका देखिए, ये वाला इलाका सबसे पहले जीता यहाँ वाला। उसके बाद ये सिंध वाला पूरा क्षेत्र जीता। उसके बाद फिर पूरा का पूरा ध्यान इधर यहाँ पे ये करता है मगध वाला क्षेत्र जो। उसके बाद घनानंद को पूरी तरह से हरा करके अपने साम्राज्य मौर्य काल का यानी मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब यहीं से जो है फिर आपका जो होगा सिकंदर की बात देख ले तो 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है ना, तो सिकंदर जो आक्रमण किया था, घनानंद मतलब आक्रमण नहीं कर पाया था, डर के मारे वापस चल गया था। तो सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, ये 305 ईसा पूर्व में 5 ईसा पूर्व में सिकंदर का बदला लेने के लिए, जो डर के वापस चल गया तो उसी का बदला लेने की जो मेरे सेनापति जो मतलब मेरे राजा थे सिकंदर, मैं उसका बदला लूँगा, जाऊँगा और आक्रमण पे करूँगा। तो ये जो होता है आक्रमण करता है चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। तो यही देखना है, सेल्यूकस निकेटर उसके सेनापति थे सिकंदर के, वो आएगा भारत में आक्रमण करने के लिए।
सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का राजा बनता है, ठीक है, सिकंदर में तो वो बेबीलोन का राजा बनता है। और सिकंदर के भारत विजय, जो सिकंदर भारत को विजय करने के लिए निकला था लेकिन उसके सपने क्या रह गए थे, अधूरे रह गए, तो उस सपने को पूरे करने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया। लेकिन इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य उसको विफलता इस तरह से, मतलब उसकी हार हुई कि लास्ट में उसे पूरी तरह से सेल्यूकस निकेटर को झुकना पड़ गया और उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह भी किया। तो उसकी पुत्री का नाम आपको याद रखना है हेलेना, पूछा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह किया और दहेज में वो थे पूरे के पूरे जो क्षेत्र, इधर आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो सिकंदर सेल्यूकस निकेटर के पास था, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये वाला क्षेत्र दहेज में ही मिल जाता है, समझे, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा दहेज में ही मिल जाता है। तो देखिए बिना लड़े ही इनको दहेज में मिल गया था, किससे, सेल्यूकस निकेटर से। तो याद रखिएगा वो जो हेरात वाला जो क्षेत्र था, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल, इसको पहले क्या बोला जाता था, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपस मदई, ठीक है, पेरिपस मदई। तो पूछा जाएगा एरिया का संबंध है हेरात से, अराकोसिया का संबंध है कंधार से, जेड्रोसिया का संबंध है बलूचिस्तान से, पेरिपस मदई का संबंध है काबुल से। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग चंद्रगुप्त आज खत्म करेंगे, तो बस अब यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं। तो जैसे ही सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत, तो उसकी बेटी के साथ विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना के साथ, और ये जो आपका क्षेत्र मैंने बताया दहेज में मिल जाता है, यानी कि पूरा का पूरा जो है चंद्रगुप्त के पास हाथ में, इधर पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल गया। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र केवल दहेज में मिल गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है ना मेरे भाई। तो आगे हम जैसे निकलेंगे तो सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत, तो सेल्यूकस जो अपने पुत्री हेलेना के विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है, तो उसके साथ अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को भारत भेजता है भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जिसने अपनी बेटी का विवाह किया है, इतना बड़ा राजा है जो अपनी बेटी का विवाह किया, चंद्रगुप्त जा करके देख करके आओ, वहाँ की सारी चीज़ें हमें बताओ कि कैसा राजा है, वहाँ के कैसे उसका साम्राज्य, किस तरह से राज प्रजा उसकी चलती है। तो इसलिए मेगस्थनीज को भेजा था और चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। तो पूछा जाएगा मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का था। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। क्यों आया था, तो उसकी बेटी हेलेना के साथ वो आया था, ठीक है। तो ये मेगस्थनीज ने ही अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, और इंडिका में पुस्तक में क्या लिखा, यही लिखा है पूरे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में लिखा है कि चंद्रगुप्त साम्राज्य किस तरह, चंद्रगुप्त राजा किस तरह पर शासन करता था भारत में, जो इन्होंने साम्राज्य का विस्तार इतना बड़े क्षेत्र में किया, तो पूरी की पूरी व्याख्या की गई है उसमें, किस प्रकार से बड़े बड़े मंजिले हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने बना रखे हैं। इसने अपने पुस्तक में लिखे थे कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता था, लेकिन गलत लिखा था। ये देखिए कुछ समय के लिए भारत आए तो जब आए तो जितने देर तक रहे वो जो चीज़ें देखे वही चीज़ किताब में लिख दी, तो कुछ चीज़ें गलत भी लिख दी थी। लेकिन जैसे कि जब मेगस्थनीज वापस जब ये लौटता है अपने यूनान, तो उसके बाद ही भारत में अकाल पड़ता है, और इसी 12 साल तक भारत में अकाल पड़ता है, याद रखिएगा 12 साल तक। तो मैं अभी बताता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दहेज के बदले, जो इनको दहेज मिला उसके बदले इन्होंने 500 हाथी उपहार सेल्यूकस को दिए। तो याद रखिएगा कितने हाथी दिए थे अपने ससुर को, तो 500 हाथी दिए थे, ये भी याद रखना है। तो 12 साल तक फिर अकाल पड़ता है, मेगस्थनीज फिर वापस चले जाते, कुछ दिन तक रहते हैं, इंडिका नामक पुस्तक की चर्चा करते हैं, पूरे साम्राज्य जो चंद्रगुप्त का शासन व्यवस्था चलता पूरी चीज़ उसकी व्याख्या करते हैं, काफ़ी बड़ाई वगैरह सारी चीज़ें लिखते हैं कि ये जो राजा काफ़ी ज़्यादा विशाल, काफ़ी साम्राज्य फैला हुआ, काफ़ी सारे सैनिक हैं, कई सारे हाथियाँ हैं। तो ये चीज़ें इनके पुस्तक में रचित है, इंडिका पुस्तक में। लेकिन ये जैसे जाता है उसे 12 साल तक भारत में अकाल पड़ता है, और चंद्रगुप्त मौर्य इस अकाल के कारण काफ़ी ज़्यादा टूट पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं। और इसी समय जैन धर्म के 2 ऋषि मुनि बोल सकते हो या भिक्षु बोल सकते हो, 2 ऋषियाँ आते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, वज्रबाहु और स्थूलभद्र, ठीक है, वज्रबाहु और स्थूलभद्र। वज्रबाहु और स्थूलभद्र 2 जो थे जैन धर्म के ऋषि थे। इसमें से भी वज्रबाहु और एक स्थूलभद्र, देखिएगा मैं बता रहा हूँ, वज्रबाहु और स्थूलभद्र, इसमें भी जो सीनियर जो थे आपके वज्रबाहु थे, इनको पहले जो जैन धर्म का जो पूरा सिस्टम था, ये उनको पूरा का पूरा, ये मेन हेड जो थे वज्रबाहु थे, इनको पूरा सिस्टम पता था कि जैन धर्म के पूरी उपदेश, पूरे मंत्र इनको ही पता थे, और ये सारे मंत्र इनको बताए हुए थे स्थूलभद्र को, लेकिन कुछ मंत्र इनको नहीं बता कर रखे थे। सिंपल सी बात है, मैं सीनियर हूँ तो अपने से जूनियर को कुछ थोड़ा सा कम ही नॉलेज दूंगा, नहीं तो फिर तो वो सीनियर बन जाएगा। तो यही सिस्टम यहाँ पे था। तो वज्रबाहु आते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं, और इनको बोलता है कि भाई अब भी आप इतने निराश ना होएं,
ना होइए, अभी जो समय अकाल जो पड़ी हुई है, आप चलिए हमारे साथ, जैन धर्म को आप अपनाइए और तप कीजिए, तपस्या कीजिए, भूखे प्यासे रहिए, और तब आपको अपने मतलब कि आप अपने मतलब जितना शरीर को कष्ट दीजिएगा आपको उतना ही लाभ मिलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के बातों पे आते हुए जैन धर्म को अपना लेते हैं, और भद्रबाहु क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को कर्नाटक लेकर चले जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक लेकर चले जाते हैं। स्थूलभद्र जो था उत्तर भारत में ही रह जाते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में ही रह जाता है। स्थूलभद्र कहाँ रह गया, ये आपका पूरा भारत है। मैं मैप बना दूँ, ठीक है, मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो ये उत्तर भारत में आपका पूरा का पूरा जो रह गया स्थूलभद्र, और नीचे आ गया भद्रबाहु, कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर। यहीं पे ये जो था तप करने लगा, तपस्या करने लगा चंद्रगुप्त मौर्य भी, और यही तपस्या भूखे प्यासे करते करते इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो मृत्यु हुई भूखे प्यासे तपस्या करते हुए, इसे हम जैन धर्म में बोला जाता है संलेखन विधि। याद रखिएगा, संलेखन विधि। तो पूछा जाएगा किस विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, तो संलेखन विधि से। और यहीं पे स्थूलभद्र उत्तर भारत में था। इसे पूरी जानकारी जैन धर्म की नहीं थी, तो इनको जितना जानकारी था उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, यहाँ पे एक एक अलग जैन धर्म की मतलब कि एक जैसे कि दो जैन धर्म का एक अलग विभाग बोल सकते हैं या फिर विभाजन कर दिया। इस यहाँ पे इन्होंने श्वेतांबर की स्थापना की। ठीक है, दिगंबर, और भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में दिगंबर की स्थापना की। श्वेतांबर मतलब क्या हो गया, श्वेतांबर को जो मानते थे, यानी कि श्वेतांबर में जो हेड हो गए ये थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के जो हेड थे वो भद्रबाहु थे। यहाँ पे जो जैन, जैसे हम लोग आप लोग सभी श्वेतांबर को मानने लगे, तो श्वेतांबर को जो मान रहे उसके मेन हेड कौन थे, यहाँ पे स्थूलभद्र था। आप स्थूलभद्र को ही भगवान मान रहे थे यहाँ पे। ठीक है, और स्थूलभद्र को पूरी जानकारी नहीं थी, तो मान लेते कि पूरा का पूरा 20 उपदेश होता है जैन धर्म में, तो इनको केवल 18 उपदेश ही मालूम थे। तो और 18 उपदेश को ही यहाँ पे लोगों को बताएं कि जैन धर्म, ये श्वेतांबर आप धर्म को अपनाइए, जैन धर्म में आप मूर्ति पूजा करिए, आप ये इस तरह के वस्त्र पहनिए। ये अपना एक अलग सिस्टम यहाँ पे चला दिए जैन धर्म को लेकर। और भद्रबाहु जो काफ़ी ज़्यादा जानकार थे जैन धर्म को लेकर, तो इन्होंने यहाँ पे दिगंबर की स्थापना की। इन्होंने लोगों को बताया कि यहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं करना है, भगवान ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है, आपको अपने कर्म पे विश्वास करना। मतलब दो तरह के सिस्टम यहाँ पे इन्होंने बढ़ गई इस तरह से जैन धर्म। ठीक है, दिगंबर और श्वेतंबर, तो ये दो जैनिज्म में हमने बात की थी। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही समझना था, मैंने इतना बताया इसलिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में संलेखन विधि से प्राण त्याग दिए थे। क्यों ये श्रवणबेला संलेखन विधि को समझाने के लिए मैंने दिगंबर श्वेतंबर इतना दूर गया था, ताकि आप मेंस में आपको हेल्प मिल सके, यह सवाल थोड़ा घुमाए तो आप ईजी बना सके। अब आएगा बिंदुसार, तो इसे हम लोग नेक्स्ट, और ये वीडियो अपलोड हो रहेंगे यूट्यूब पर भी। ठीक है।